जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिपल ई के यूनिट 5 का टॉपिक कंपेयर कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग जो है 3 कॉलम बनाएंगे और उसके बाद जो है तीनों चीज़ों को लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इस तरीके के कंपैरिजन से जो है आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस रहता है। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन है आपका, इट इज़ ए मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट वेरी इजली। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जो है वेरी इजली पास होने देता है। ठीक है, जबकि जो है इंसुलेटर, इट इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इंसुलेटर जो है अपने अंदर से करंट को फॉलो नहीं होने देता है। ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर, इट इज़ ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जबकि जो है सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, इस वजह से जो है सेमीकंडक्टर करंट को इजीली पास तो नहीं होने देता है, लेकिन ये नहीं है कि पास भी नहीं होने देता है। सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पास होने देता है। ठीक है, उसके बाद है कंडक्टर हैज लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के पास जो है लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो जिस भी एटम के वैलेंसी में जो है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर हैज मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इंसुलेटर क्या होगा, तो जिस एटम में जो है मोर देन 4 यानी कि 5, 6, 7 या फिर जो है 8, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर का गिनती में आएगा। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल यानी कि जिसका वैलेंसी जो है 4 होगा वो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंडक्टर्स हैज हाई कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स हैज लो कंडक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स हैज इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कंडक्टर्स के पास जो है बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, जबकि इंसुलेटर्स के पास जो है सबसे कम कंडक्टिविटी होता है। और सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम होता है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक है, और इसका जो है रेंज भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट आपका होता है सीमेंस पर मीटर, या फिर इसको हम लोग जो है मो पर मीटर भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मो का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ओम का सिंबल ये होता है, ओम का उल्टा होता है आपका मो, और मो का सिंबल जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद है कंडक्टर्स हैज लो रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स हैज इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी कि कंडक्टर्स के पास जो है बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने दे देता है। जबकि जो है इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, लीकेज अमाउंट में पास हो सकता है लेकिन इसे तो नहीं होने देता है। सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टिविटी है वो इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से तो पास नहीं होने देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पास भी नहीं होने देता है। ठीक है, धीरे धीरे पास हो जाता है। और उसके बाद जो है आपका जो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स जो है 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। और जो आपका इंसुलेटर है इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁵ ओम मीटर से जो है ज़्यादा ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका रेंज दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10⁻⁴ ओम मीटर टू 10⁻16 ओम मीटर। और जो सेमीकंडक्टर्स है उसका रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो 10⁻⁵ ओम मीटर से 10⁻⁵ ओम मीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
एंड सेमीकंडक्टर हैज आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है, और सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो टेम्परेचर पे जो है किसी भी मटेरियल का वैल्यू, ठीक है, या तो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करता है, उसी को हम लोग जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वहीं पे अगर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि जो है इंसुलेटर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो है डिक्रीज होता है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन कंडक्टर कंडक्शन ड्यू टू दी presence of free electrons in metal bonding, and in insulator no conduction as there are no free electrons or holes, and in semiconductor conduction due to the movement of free electrons and holes। ठीक है, तो कंडक्टर में जो है कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और सेमीकंडक्टर में जो है कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, जबकि जो है इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होने के कारण जो है कंडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन कंडक्टर नो फॉरबिडन एनर्जी गैप इज अवेलेबल, दैट इज द कंडक्शन बैंड ओवरलैप द बैलेंस बैंड, एंड इन इंसुलेटर लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप इज अवेलेबल मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड इन सेमीकंडक्टर अ स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप इज अवेलेबल। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग जो है बैंड गैप भी बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में तीनों चीज़ों का एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि कंडक्टर का एग्जाम्पल है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ईटीसी, और इंसुलेटर का एग्जाम्पल्स है रबर, ग्लास, वुड, एयर, माइका, प्लास्टिक, पेपर, पोरोसिलिन। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल्स में आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन को देखेंगे हम लोग, तो कंडक्टर का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, कंडक्टिंग वायर या फिर केबल बनाने के लिए हम लोग जो है कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। और इंसुलेटर का एप्लीकेशन क्या होगा, यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका यूज हम लोग जो है इंसुलेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग जो है हाई वोल्टेज और करंट से जो है बच सकते हैं। ठीक है, शॉक वगैरह नहीं लगेगा, जैसे कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक वायर जो रहता है उसकी क्या रहता है केबल जो रहता है वो इंसुलेटर का बना हुआ रहता है, तो जिससे हम लोग को जो है झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है वहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपका क्या है एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर का। ठीक है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स ईटीसी। ठीक है, तो ये सारा जो है आप लोग का क्या बोलते हैं कंपैरिजन हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है पॉइंट वाइज बना के आप लोग जो है एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।